गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज की अपडेट कुछ इस प्रकार से। आज हम सबसे पहले बात करेंगे पाकिस्तानी सेना के शागिर्द कुख्यात आतंकी संगठन लश्कर तैयबा LET ने बड़ा ऐलान किया है। लश्कर के एक सीनियर लीडर ने पाकिस्तानी सेना के समर्थन में अफगान तालिबान के खिलाफ जंग लड़ने का ऑफर दिया है। लश्कर आतंकी ने पाकिस्तान पर हो रहे हमलों को लेकर तालिबान को सख्त चेतावनी भी दी है। इतना ही नहीं, उसने पाकिस्तान के नए चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज जनरल असीम मुनीर का सार्वजनिक तौर पर समर्थन किया है। यह बहुत दुर्लभ मौका है जब लश्कर तैयबा ने खुलेआम पाकिस्तानी सेना और उसके अजीम शान शहंशाह असीम मुनीर का इतने खुले तौर पर समर्थन किया है। तालिबान को धमकी और असीम मुनीर का समर्थन लश्कर तैयबा सरगना हाफिज सईद का करीबी और आतंकी दुनिया का जाना माना चेहरा कारी याकूब शेख ने किया है। उसने एक वीडियो मैसेज में ये बात कही है, जो कि पाकिस्तान समर्थक आतंकवादी समूह के लिए एक दुर्लभ घटना है। इससे पहले तक यह आतंकी संगठन भारत विरोधी ऑपरेशन पर फोकस करता रहा है। ये पहली बार है जब लश्कर के किसी सीनियर नेता ने इतने खुले तौर पर पाकिस्तानी सेना का समर्थन किया है और देश के दूसरे छोर पर जारी तनाव को लेकर तालिबान को धमकी दी है। वीडियो मैसेज में लश्कर आतंकी कारी याकूब शेख ने पाकिस्तान की मिलिट्री लीडरशिप की तारीफ की है और इस्लामी भाईचारे की अपील की गई है। उसने सीमा पार अफगानिस्तान में सैन्य कार्रवाई की धमकी भी दी है। शेख ने जनरल असीम मुनीर के हाल के स्ट्रेटेजिक फैसलों का जोरदार समर्थन करते हुए अपने बयान की शुरुआत की। उसने कहा कि इन कदमों से देश के धार्मिक मौलवियों के बीच भरोसा और सम्मान बढ़ाने में मदद मिली है। उसने पाकिस्तानी मौलवी और मौलाना को भी देश की सुरक्षा में भागीदारी और तालिबान पर दबाव बनाने में उन्हें इस्तेमाल करने की पाकिस्तानी सेना की रणनीति की तारीफ की। शेख ने अफगान तालिबान से कहा कि वे साफ तौर पर सबके सामने ये ऐलान करें कि उनकी ज़मीन से पाकिस्तान पर कभी कोई हमला नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा अफगान तालिबान की तरफ से यह ऐलान होना चाहिए कि उनकी ज़मीन से पाकिस्तान पर कोई गोली नहीं चलाई जाएगी। उसने चेतावनी दी, अगर ऐसा भरोसा नहीं दिया जाता तो याद रखें, पाकिस्तान की रक्षा के लिए हम पाकिस्तानी सेना के साथ मजबूती से खड़े हैं। इस धमकी का मतलब कि लश्कर तैयबा अफगानिस्तान के साथ संभावित टकराव में पाकिस्तानी सैनिकों के साथ हमला करने के लिए तैयार है। बात करें रूस और यूक्रेन की। रूस और यूक्रेन के बीच साल 2022 से चल रही जंग रुकने का नाम नहीं ले रही है। इस लड़ाई में अब सबसे ज़्यादा चर्चा ड्रोन युद्ध को लेकर हो रही है। रूस और यूक्रेन दोनों ही एक दूसरे पर ज़मीन से लेकर समुद्र तक में ड्रोन हमले कर रहे हैं। रूस जहां ईरान के साइज ड्रोन और ओरलान 10 ड्रोन से हमले कर रहा है, वहीं यूक्रेन की ड्रोन बोट रूसी नौसेना और मालवाहक जहाज़ों के बड़े बेड़े में तबाही मचा रही है। इस बीच ऑपरेशन सिंदूर के दौरान ऐसी खबरें आई थी कि यूक्रेन ने पाकिस्तान को किलर ड्रोन की सप्लाई की थी। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की भारत यात्रा के बाद अब यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की के भारत दौरे पर आने वाले हैं। इस यात्रा से ठीक पहले यूक्रेनी सेना ने पाकिस्तान को ड्रोन देने के दावे पर सफाई दी है। यूक्रेन की सेना के अधिकारियों का कहना है कि उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान एक भी किलर ड्रोन पाकिस्तान सेना को नहीं दिया था। द हिंदू अखबार के साथ बातचीत में यूक्रेनी सेना के वरिष्ठ अधिकारियों ने भारत को स्पष्ट संदेश देने की कोशिश की है। यूक्रेनी सेना के निवेश पोर्टफोलियो से जुड़े एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा है कि कोई भी यूक्रेनी ड्रोन पाकिस्तान को सप्लाई नहीं किया गया है। उन्होंने कहा अन्य देशों की तरह से पाकिस्तान ने भी कुछ साल पहले यूक्रेन से ड्रोन खरीदने की इच्छा जताई थी। यूक्रेनी अधिकारी ने कहा कि पाकिस्तान के साथ बातचीत के बाद भी न तो कभी ड्रोन की आपूर्ति की गई, न उसकी तकनीक दी गई। यूक्रेनी अधिकारी ने कहा कि यूक्रेन के ड्रोन उद्योग या उसके राजनीतिक नेतृत्व ने किसी भी मौके पर पाकिस्तान को सैन्य श्रेणी के ड्रोन को बेचने की मंजूरी नहीं दी। यूक्रेन का यह बयान इसलिए महत्वपूर्ण है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान ऐसी खबरें आई थी कि पाकिस्तानी सेना को यूक्रेनी मूल के किलर ड्रोन की आपूर्ति की गई थी। यह दावा सोशल मीडिया पर किया गया था, लेकिन स्वतंत्र पुष्टि कहीं से नहीं हो पाई थी। यूक्रेन के इस आश्वासन के बाद भारत को बड़ी राहत मिली है। रूस के खिलाफ यूक्रेनी ड्रोन सेना की सफलता से पूरी दुनिया की नज़र उस पर गई है। यूक्रेनी ड्रोन बोट ने रूस के कई युद्धपोतों को तबाह कर दिया है। भारत में ड्रोन का उत्पादन बढ़ रहा है, ऐसे में यूक्रेनी तकनीक काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकती है। यूक्रेन युद्ध में जिस तेजी से विस्फोटक ड्रोन उभर कर सामने आए, उससे युद्ध का नक्शा बदल रहा है। यूक्रेन और रूस के लंबी दूरी तक हमला करने वाले ड्रोन एक दूसरे के तेल रिफाइनरी और ऊर्जा स्रोतों को निशाना बना रहे हैं। युद्ध शुरू होने के समय रूसी सेना टैंक, हथियारबंद वाहनों और इन्फेंट्री के मामले में बहुत आगे थे, लेकिन अब यूक्रेनी ड्रोनों ने हालात को पलट दिया है। यूक्रेन ने अपने ड्रोन के साथ काफ़ी प्रयोग करके उन्हें बहुत उन्नत बना लिया है, जिससे वे अपने से काफ़ी बड़े दुश्मन रूस पर विनाशक हमले कर पा रहे हैं। कई बार तो रूस की बढ़त को ख़त्म कर दे रहे हैं। यूक्रेन के ये ड्रोन बेहद सस्ते और रूसी टैंकों को भी तबाह कर रहे हैं। ये ड्रोन रूसी सेना के ठिकानों पर हमले कर रहे हैं, जिससे वहां पर सैनिकों को कम भेजना पड़ रहा है। यही नहीं, यूक्रेनी सेना ने ऐसे रिमोट से चलने वाले वाहन बनाए हैं जो घायल सैनिकों को युद्ध क्षेत्र से निकाल रहे हैं। इससे दूसरे सैनिकों को जान जोखिम में डालना पड़ रहा है। यही नहीं, घायल सैनिकों को निकालने के दौरान हवा में ड्रोन उसे सुरक्षा भी मुहैया कराते हैं, ताकि वो रिमोट से चलने वाली गाड़ी पर बैठ सके। इस तरह से यूक्रेन युद्ध मानव रहित युद्ध का एक बेहतरीन नमूना बताया जा रहा है। यूक्रेन जंग की तस्वीर को जिस ड्रोन ने बदल दिया, उसका नाम है FPV कामिकाजी ड्रोन है। ये काफ़ी सस्ते होते हैं और अपने लक्ष्य की पहचान करने उसे सटीक तरीके से तबाह कर देते हैं। इसकी कीमत 300 से लेकर $500 ही है। ये करोड़ों डॉलर के टैंक और तोपों को तबाह कर दे रहे हैं। यूक्रेन अब बहुत बड़े पैमाने पर इन ड्रोनों का निर्माण कर रहा है। ये ड्रोन
चलाने के लिए यूक्रेन ने ड्रोन स्ट्राइक ब्रिगेड बनाई है। इसकी मदद से यूक्रेन रूस के अंदर बहुत लंबी दूरी तक हमला करने में सक्षम हो गया है। इनकी रेंज 600 से लेकर 1000 किलोमीटर तक पहुंच गई है। इसकी मदद से यूक्रेन ने रूस के कई एयरबेस में तबाही मचाई है। ये बात करें हम चीन की, चोंगकिंग ईस्ट रेलवे स्टेशन अब दुनिया का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन बन चुका है, जो आकार में 170 फुटबॉल मैदानों के बराबर फैला हुआ है। ये स्टेशन केवल विशालता का प्रतीक नहीं है, बल्कि आधुनिक डिज़ाइन, हाईटेक सुविधाओं और यात्रियों की आरामदायक यात्रा का बेजोड़ मिश्रण पेश करता है। चीन ने इसे 1.22 मिलियन वर्ग मीटर में विकसित किया है, जो न्यूयॉर्क के ग्रैंड सेंट्रल टर्मिनल से 5 गुना बड़ा है। निर्माण 2022 में शुरू हुआ और 2025 तक पूरा, जिसमें लगभग 65,000 करोड़ रुपए खर्च हुए। रोजाना लगभग 3,84,000 यात्री इस स्टेशन से गुजरते हैं, जिससे इसकी वैश्विक महत्वाकांक्षा स्पष्ट दिखाई देती है। चोंगकिंग ईस्ट स्टेशन सिर्फ आकार में बड़ा नहीं, बल्कि यात्रियों को आधुनिक और सांस्कृतिक अनुभव भी प्रदान करता है। स्टेशन की वास्तुकला में स्थानीय संस्कृति झलकती, जैसे हुआंग युए स्पायर पिलर और कैमलिया स्टाइल एयर कंडीशनिंग यूनिट्स। छत में लगे ग्लास पैनल पूरे दिन प्राकृतिक रोशनी प्रदान करते हैं। 3 लेवल में फैले इस कॉम्प्लेक्स में 15 प्लेटफॉर्म और 29 रेलवे ट्रैक हैं, जिससे पीक आवर्स में भी यातायात चालू रहता है। एक बार दोबारा से पाकिस्तान की ओर चले। पाकिस्तान एक बार फिर विभाजन के मुहाने पर खड़ा दिख रहा है। 1971 में बांग्लादेश बनकर टूट चुका पाकिस्तान अब अपनी ज़मीन को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटने की तैयारी कर रहा है। इसे शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की हाइब्रिड सरकार प्रशासनिक सुधार बता रही है, लेकिन देश के भीतर और बाहर के विशेषज्ञ मान रहे हैं कि यह कदम पाकिस्तान की पहले से हिलती नींव को और कमज़ोर कर देगा। पाकिस्तान के संचार मंत्री और आईपीपी नेता अब्दुल अलीम खान ने खुलकर कहा है कि छोटे प्रांत बनाना निश्चित है। उन्होंने ऐलान किया कि सिंध, पंजाब, केपी और बलूचिस्तान हर प्रांत को 3-3 हिस्सों में बांटा जाएगा। उन्होंने एशिया के दूसरे देशों का हवाला देकर कहा कि छोटे राज्य बेहतर प्रशासन देते हैं, लेकिन पाकिस्तान में इसे शासन नहीं, सत्ता को बांटने की नई साजिश माना जा रहा है। आज़ादी के समय पाकिस्तान में 5 प्रांत थे: ईस्ट बंगाल, वेस्ट पंजाब, सिंध, NWFP और बलूचिस्तान। 1971 में ईस्ट बंगाल बांग्लादेश बन गया, पाकिस्तान आधा रह गया। अब फिर से पाकिस्तान विभाजन की चर्चा है, लेकिन इस बार खुद सरकार की मर्जी से। पाकिस्तान का आधा हिस्सा पहले संकट में है। बलूचिस्तान में अलगाववाद चरम पर, केपी में TTP की हिंसा, अनियंत्रित सेना का पूरी तरह असफल और उस बीच प्रांतों के नए टुकड़े करने की घोषणा। एक्सपर्ट्स का कहना है कि यह कदम बलूच विद्रोह और पख्तून असंतोष को और भड़काएगा। सिंध की सबसे बड़ी पार्टी PPP ने ऐलान कर दिया कि वह सिंध के विभाजन के खिलाफ सड़क के से संतत लड़ाई लड़ेगी। मुख्यमंत्री मुराद अली शाह ने कहा कि सिंध को बांटने की कोई कोशिश बर्दाश्त नहीं होगी। यानी शहबाज मुनीर सरकार का फैसला देश के भीतर नया गृहयुद्ध भी खड़ा कर सकता है। पूर्व टॉप ब्यूरोक्रेट सैयद अख्तर अली शाह ने इसे खतरनाक प्रयोग बताते हुए पाकिस्तान की समस्या प्रांत कम होना नहीं, शासन पूरी तरह फेल होना है। उन्हें याद दिलाया कि अयूब खान के 2 प्रांत मॉडल और बेसिक डेमोक्रेसी सिस्टम ने पाकिस्तान को और बर्बाद किया था। थिंक टैंक पिलडैट के चीफ अहमद बिलाल महबूब ने कहा कि नए प्रांत बनाना महंगा, जटिल और राजनीतिक रूप से विस्फोटक कदम है। उनका कहना है कि असल समस्या कमजोर संस्थाएं, गायब लोकल गवर्नेंस, खराब कानून व्यवस्था, सेना का राजनीतिक हस्तक्षेप, इनसे निपटे बिना प्रांत बढ़ाना केवल नई अवस्था पैदा करेगा। पाकिस्तान की जनता पूछ रही, टूटते देश को और क्यों तोड़ रहे हो? देश में महंगाई, आतंकवाद, बेरोजगारी, आर्थिक गिरावट अपने चरम पर है। ऐसे प्रांतों के टुकड़े करने की घोषणा ने जनता में गुस्सा बढ़ा दिया है। सोशल मीडिया पर लोग पूछ रहे हैं, कंगाल पाकिस्तान को और टुकड़ों में बांटने की जरूरत क्यों? पहले सरकार और सेना अपनी नाकामी सुधारे। एक्सपर्ट्स की चेतावनी, बंटवारा हुआ तो संभाल नहीं पाओगे। सभी विशेषज्ञ एक आवाज़ में कह रहे हैं कि अगर पाकिस्तान ने यह फैसला लागू किया और पहले से जले हुए बलूचिस्तान व केपी में नए प्रशासनिक नक्शे थोपे गए, तो अलग राष्ट्रों की मांग खुलकर फट सकती है। मुनीर शहबाज सरकार इसे सुधार बता रही है, लेकिन इसे पाकिस्तान का एक और आने वाला 1971 बता रहे हैं। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल of my news, views and analysis by Prakash.